दिस इज़ डॉक्टर शाहनवाज मंगी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारी जो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो अरिस्टोटल को स्टार्ट किया था और उसी के अंदर हमने ये जिक्र किया था कि हम अरिस्टोटल के ऊपर 2 वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे। एक वीडियो के अंदर हमने उसकी जो अरिस्टोटल का स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, उसके जो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर हमने जिक्र किया। फिर जो पॉलिटिकल साइकिल या गवर्नमेंट की जो क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसके साथ साथ हमने उसका जो थ्योरी ऑफ सिटीज़नशिप जो है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। आज की जो ये हमारी वीडियो होगी इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर जो है वो उसकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी जो है जिसके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद की जाती है अरिस्टोटल के ऊपर, उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो उसका कॉन्सेप्ट है और फिर हम देखेंगे कि अरिस्टोटल की जो फ़िलासफ़ी है या अरिस्टोटल की जो थिंकिंग है वो प्लेटो से जो है वो कितनी मुख्तलिफ है या कितनी जो है वो उसकी सिमिलरिटी है उनके दरमियान। अब ये मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो हम तनकीद करते हैं। तनकीद इस वजह से करते हैं क्योंकि अरिस्टोटल वाज द जो हम यानी कि नॉन जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं उनमें से शायद पहले अरिस्टोटल थिंकर हैं जिसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। किस तरह से जस्टिफाई किया है? क्योंकि उस एक तो आप ये जहन में रखें कि जो आपका एंशिएंट टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर स्लेवरी जो है वो आपका क्या है, इंसान के अंदर जो है वो इंसानों के पास एक इंडस्ट्री के तौर पर काम करती थी और एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। जब तक बाद में जो है वो लैंड आई, इंडस्ट्री यानी कि आपकी फैक्ट्रीज आई, तो उसके बाद जब मॉडर्न टाइम के अंदर इंसान की हिस्ट्री जो है वो दाखिल होती है तो फिर हमने कंडेम किया कि स्लेवरी जो है वो अनलॉफुल है। लेकिन उससे पहले ये बेसिकली ये क्या थी, लीगल थी। अच्छा, अब अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का वो थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अरिस्टोटल कहता है कि दुनिया के अंदर जो स्लेव्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के स्लेव्स होते हैं। एक वो स्लेव्स होते हैं जिन्हें वो कहता है नेचुरल स्लेव्स कहता है। दूसरे वो स्लेव्स होते हैं जिन्हें मेड या लीगल स्लेव्स कहा जाता है। अरिस्टोटल की जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक को है, यानी कि वो सिर्फ आपको क्या करता है, वो सिर्फ सपोर्ट करता है आपकी, या वो सपोर्ट करता है सिर्फ आपका ये जो नेचुरल स्लेव्स है वो सिर्फ इसे सपोर्ट करता है। वो इस ऊपर वाले को जो आपका मेड स्लेव है इसे वो कभी भी क्या करता है, सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो इस तरह से ये आपने नोट करनी है एक चीज़। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मेड स्लेव्स क्या होता है या नेचुरल स्लेव्स क्या होता है? ये कहता है कि मेड स्लेव या लीगल स्लेव वो इंसान होते हैं जो फॉर एग्जांपल आपके सिटीज़न हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, टैक्स आपको पे नहीं कर रहे, यानी कि जिसे आप आम तौर पर डिफ़ॉल्टर कहते हैं या जिसे आम तौर पर आप क्रिमिनल कहते हैं आजकल की हमारी लैंग्वेज के अंदर, वो क्या हो गए, आपके मेड स्लेव्स हो गए। इसी तरह से दूसरे वो हो गए जो आपके फॉरेनर से मुराद ये नहीं है कि हर जो आने वाला आदमी होगा वो आपका क्या होगा, वो स्लेव ही होगा। फॉरेनर से मेरी मुराद ये है कि वो आदमी जो विदाउट आपकी परमिशन, जो आजकल भी आपके पास है, जो विदाउट आपकी परमिशन जो है वो आपकी टेरिटरी के अंदर क्या होता है, इंटर होता है। तो इस तरह से यानी कि उसको भी आप क्या कह सकते हैं, स्लेव कर सकते हैं। जंग के दौरान अगर आप कोई किसी के ऊपर जंग जीतते हैं तो उसके अंदर जो प्रिजनर ऑफ वार है तो वो भी बेसिकली क्या होते हैं, कैदी होते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो कानून की बुनियाद के ऊपर, जो लॉ की बुनियाद के ऊपर जिन्हें आप क्या बनाएं, कैदी बनाएं, यानी कि जो लॉ डिफ़ॉल्ट करें, जो लॉ के अगेंस्ट में काम करें, तो उन्हें जब आप हुकूमती इदारे जब उन्हें कैदी बनाएं तो उन्हें ये कहता है कि ये बेसिकली लीगल स्लेव्स हैं। उनके बारे में इसकी क्या राय है? उनके बारे में इसकी राय है कि उन्हें क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें ये कहता है कि एक तो सख्ती के साथ उनके साथ ट्रीट किया जाए, नंबर 2 उन्हें जितना हो सके उन्हें जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सेल कर दिया जाए, या उन्हें क्या किया जाए, अपनी रियासत को वापस भेज दिया जाए।
तो उनसे कहता है कि उन्हें ज़्यादा आप गुलाम ना रखें, उन्हें ज़्यादा आप स्लेव्स ना रखें। तो एक तो आपको बात हो गई ये वाली। सेकंड जो है उसके बारे में कहता है नेचुरल स्लेव्स होते हैं। नेचुरल स्लेव्स जी कौन होते हैं? नेचुरल स्लेव्स वो इंसान होते हैं जिनके पास विर्चू नहीं होता, जिनके पास विजडम नहीं होता। बाय बर्थ वो क्या होते हैं? वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते, उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, तो उन्हें ये कहता है नेचुरल स्लेव्स कहता है। अरिस्टोटल की जो सपोर्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी को जो सपोर्ट करते हैं, वो किन को करते हैं? वो कहते हैं जो नेचुरल स्लेव्स हैं इन्हें जो है आप क्या बनाएं? स्लेव्स बनाएं। क्यों बनाएं जी? उसकी जो जस्टिफिकेशन देता है वो ये दे रहा है कि खुदा ने हर इंसान को, या दो तरह के इंसान जो वो क्या किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। एक वो इंसान है जो मेंटली स्ट्रांग है, जिनकी यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरे वो हैं जो फिज़िकली स्ट्रांग हैं लेकिन वो क्या हैं? मेंटली वीक हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एक आदमी फिज़िकली स्ट्रांग होता है लेकिन उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो स्ट्रांग तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि उसकी जो फिज़िकल स्ट्रांगनेस होती है वो उससे ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ है फिर अगेन ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है? कहता है कि जो आपके मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, जिनके पास मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उन्हें ये राइट है कि वो क्या करें? वो उन लोगों को गुलाम बनाएं जो फिज़िकली स्ट्रांग हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्या क्यों? क्योंकि जिनके पास मेंटल हेल्थ नहीं है या मेंटली जो वीक हैं, उन्हें मास्टर की बेसिकली क्या है? ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत है। ये क्यों ज़रूरत है? कहता है वो इस वजह से ज़रूरत है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, तो वहाँ पर वो जो सिटीज़नशिप का जो पैरामीटर बता रहा था वो ये बता रहा था कि आप उन लोगों को सिटीज़नशिप दें जो स्टेट के अफेयर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या था कि उन्हें आप क्या करें? सिटीज़नशिप दें जिनके पास इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा है या जिनके पास विर्चू ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो नेसेसरी का वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है? वो ये कह रहा है कि जिन लोगों के पास इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा है, जो मेंटली स्ट्रांग हैं, जब उनके फिज़िकल या उनके मैनुअल काम कौन करेगा? ये वाला आदमी करेगा। तो यानी कि ज़ाहिर है गुलाम है तो गुलाम क्या करेगा? ये कोई इसके साथ जो पार्टनरशिप तो नहीं करेगा ना। अगर गुलाम है तो ये इसका मैनुअल लेबर ही करेगा। अब उसकी मैनुअल लेबर से क्या होगी? मैनुअल लेबर से ये होगी कि ये इसका जो मास्टर है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो स्टेट के अफेयर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? इस तरह से ये इनडायरेक्टली आपके स्टेट को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। किससे बेनिफिट हो रहा है? इस स्लेव से हो रहा है। अच्छा, नंबर 1 एक तो ये हो गया कि भाई इससे जो आपके मेंटली स्ट्रांग लोग हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा स्लेवरी से। नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 ये कह रहा है कि उस टाइम की जो आपकी जो टोटल जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बेसिकली पूरे का पूरा डिपेंड ही कर रहा था आपकी स्लेवरी के ऊपर। इवन इस्लाम के आने तक भी यही था कि जो आपकी इकोनॉमी थी वहाँ पर स्लेव गुलाम जो था वो आपका काम करता था, या इकोनॉमिक सिस्टम आपकी डिपेंड करती थी स्लेवरी के ऊपर। अरिस्टोटल कहता है कि अगर आप स्लेवरी को ख़त्म कर देंगे, ऑल ऑफ सडन जो है आप इसे ख़त्म करेंगे, तो फिर क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस क्या करेगा? वो जन्म लेगा, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आपका सोशल डिसऑर्डर एंड क्यास जो है वो समाज के अंदर डेवलप होगा। तो समाज की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, रियासत की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसका कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होना इंतहाई ज़रूरी है, और इकोनॉमिक सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से स्लेवरी क्या है आपकी ज़रूरी है। एक तो ये 2 रीज़न हो गए। तीसरा जो ये जस्टिफाई करता है वो क्या करता है? वो कर रहा है आपका यूटिलिटेरियन बेसिस के ऊपर।
यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे, बैंथम और स्टुअर्ट मिल को जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि हर वो एक्शन जिसकी यूटिलिटी हो, हर वो काम जो फ़ायदे में हो, हर वो काम जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस डेवलप हो, हर वो काम जिससे बेनिफिट डेवलप हो, वो काम आपका क्या होता है, वही आपका यूटिलिटी के ज़िम्रे के अंदर आता है। तो ये कहता है कि जब एक आदमी क्या है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर क्या हूँ, मेंटली वीक हूँ, मैं फिज़िकली स्ट्रांग हूँ, तो मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होगी जो मेरी मेंटल वीकनेस को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके स्ट्रांगनेस के अंदर, या मेरी मेंटल वीकनेस को क्या कर सके, वो बेहतर बना सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वीक आदमी है, ये इसके साथ रहकर ये क्या होगा, ये मेंटली स्ट्रांग होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो इसके लिए भी स्लेवरी क्या हुई, बेहतर हुई, इसके लिए भी स्लेवरी क्या हुई, बेहतर हुई। इसके लिए क्यों बेहतर हुई, क्योंकि ये अपने आप को मेंटली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, यानी कि वो मेंटली स्ट्रांग आदमी के साथ रह कर विद पैसेज ऑफ टाइम वो उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो फिर क्या होगा, कहता है कि इसकी जो है, इसके लिए भी बेहतर हो गई, इसके लिए भी बेहतर हो गई, और अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी स्लेवरी बेहतर हो गई, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा किसे पहुंचा, आपकी रियासत को, आपकी स्टेट को पहुंचा। तो इस वजह से कहता है कि जो आपकी स्लेवरी है उसकी क्या है, एक यूटिलिटी है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि जो ग़ुलाम है, जो स्लेव है, उसका बच्चा या उसकी जितनी भी पिछली जो फैमिली होगी वो सारी की सारी ग़ुलाम ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज जो हूँ मेंटली वीक हूँ, 5 साल के बाद अगर मेरी जो मेंटल वीकनेस है अगर वो क्या हो जाती है, स्ट्रांगनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर मुझे क्या कर दिया जाएगा, मुझे वो जो मेरा मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो मुझे क्या कर दे, आज़ाद कर दे। तो वो कहता है कि जब एक ग़ुलाम के अंदर विर्चू डेवलप हो तो उसका मास्टर बाउंड है उसे क्या करने में, आज़ाद करने में। तो एक ग़ुलाम क्या हो सकता है, फिर आज़ाद भी हो सकता है। तो जाहिर है जो ग़ुलाम का बच्चा या उसकी जो फैमिली होगी वो फिर ग़ुलाम नहीं रहेगी। तो इस वजह से यानी कि यहाँ पर जो ये जस्टिफाई जो कर रहा है वो यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर कर रहा है, ये जो जस्टिफाई कर रहा है वो टाइम के बेसिस के ऊपर कर रहा है, इसकी जस्टिफिकेशन नेसेसिटी की बुनियाद के ऊपर है, ये इनहेरिटेंस के बेसिस के ऊपर स्लेवरी नहीं कर रहा, जिस तरह से प्लेटो क्लास स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था कि वर्किंग क्लास जो होगी वो हमेशा वर्किंग क्लास ही रहेगी। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपकी विर्चू डेवलप होगी आप कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, जाहिर है जिस तरह की भी स्लेवरी है वो क्रिटिसाइज की जाती है, चाहे वो अरिस्टोटल कितनी भी उसकी जस्टिफिकेशन दे, क्योंकि जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर ये भी नहीं है कि लिबरल भी इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपके कम्युनिस्ट हैं वो भी इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सोशलिस्ट हैं वो भी इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि आपके जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं उनके मानने वाले तमाम के तमाम स्लेवरी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इंसान की सबसे ज़्यादा बुरी जो इन्वेंशन है, इंसान की सबसे ज़्यादा बुरी जो यानी कि डिस्कवरी है, दैट इज़ स्लेवरी, वो स्लेवरी ही है। तो स्लेवरी के ऊपर इमैनुअल कांट ने जो है वो कहा है, कांट ने ये कहा है कि एवरी मैन इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, हर इंसान अपने आप ही दुनिया है, हर इंसान सब कुछ है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान जो है वो अपने एक्स्ट्रा टाइम के लिए किसी दूसरे इंसान का क्या करे, इस्तेमाल करे? ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह से फिर कहा जाता है कि अरिस्टोटल ने जो कहा है कि भाई एक आदमी मेंटली स्ट्रांग है, एक आदमी फिज़िकली स्ट्रांग है, तो ये उसकी जो बुनियाद है ये क्या है, कैपेसिटी बेस्ड है। ये मुकम्मल तौर पर उसकी जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, कैपेसिटी बेस्ड है।
अब आपके पास ऐसा कोई लॉजिकल मेथड अरिस्टोटल जो है वो बताता ही नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये मेजर कर सकें कि कौन सा आदमी जो है वो मेंटली स्ट्रांग है, कौन सा आदमी जो है वो फिज़िकली स्ट्रांग है। जिस तरह से प्लेटो आपको स्कीम ऑफ एजुकेशन बता रहे थे, तो स्कीम ऑफ एजुकेशन जो बताई जा रही थी हमें इस वजह से बताई जा रही थी कि आप उन 3 क्लासेस को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि किसके पास रैशनल ज़्यादा है, किसके पास एपिटेटिव पार्ट ज़्यादा है, किसके पास स्पिरिटेड पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का ऐसा एग्जामिनेशन प्रोसेस नज़र नहीं आएगा, ऐसी जो है वो आपको कोई मेथड या फार्मूला नज़र नहीं आएगा जिसके बेसिस के ऊपर आप इस कैपेसिटी को क्या कर सकें, मेजर या इन्वेस्टिगेट कर सकें। एक तो तनकीद ये की जाती है। दूसरी तनकीद जो इसके ऊपर की जाती है वो ये की जाती है कि ये जो अरिस्टोटल, जो मैंने आपको पहले लेक्चर की शुरुआत के अंदर ही कहा था कि जब फैमिली और लाइफ से कनेक्टेड जितने भी आइडियाज़ होंगे अरिस्टोटल के, वो सारे के सारे बेस्ड होंगे कंजर्वेटिज्म की बुनियाद के ऊपर। बाकी तो वो मॉडरेशन को लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर वो क्या बनेगा, कंजर्वेटिव बनेगा। अच्छा जी, दूसरा इसके ऊपर ये होता है कि ये आपका जो है ना प्री जुडिशल है। प्री जुडिशल यानी कि यहाँ पर एक तरह का आपको ना वो रेस बायसनेस नज़र आएगी। रेस बायसनेस किस तरह से नज़र आएगी कि सिटी स्टेट्स जो थी ग्रीस की, उसके अंदर 2 प्रोमिनेंट स्टेट्स थी। एक को आप एथेंस कहते थे, दूसरे को आप स्पार्टा कहते थे, और इन दोनों के दरमियान अक्सर जो हैं वो जंगें भी हुआ करती थी, और उन जंगों के अंदर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पार्टियंस जीतते थे। तो जब स्पार्टियंस जीतते थे तो जाहिर है उसके वार प्रिजनर कौन होते थे, वो एथेंस ही होते थे। तो यहाँ पर जो आपको जो लीगल स्लेव का कॉन्सेप्ट नज़र आया है वो बेसिकली उन एथियंस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है अरिस्टोटल। वो कहता है कि जब आप लीगल स्लेव करते हैं, किसी को वार प्रिजनर बनाते हैं, तो वहाँ पर यानी कि उसे आप जितनी जल्दी हो सके उन्हें आप क्या कर दें, बेच दें, आज़ाद कर दें उन्हें। क्यों भाई बेच दें? क्योंकि इसका मानना यह है कि एथेंस जो हैं उनके पास विर्चू है, उनके पास विजडम है, उनके पास रैशनल है, जो कि स्पार्टियंस के पास नहीं है। आल्दो वो हमसे जंग में जीतते हैं, लेकिन अगर हम उनके पास, हमारे लोग जो वहाँ पर जंगी कैदी हो जाते हैं, तो ये हमारे लोगों की विर्चू के अगेंस्ट में है कि उनके पास कैदी बनकर रहें, उनके पास स्लेवरी करें, उनके पास गुलामी करें। तो यहाँ पर तभी वो बाउंड करते हैं कि वो उन्हें क्या किया जाए, जितना जल्दी हो सके उन्हें बेच दिया जाए। तो तभी हम कहते हैं कि ये जो है ये बेसिकली एक प्री जुडिशियल है। एक बात यहाँ पर मैं थोड़ी एक ये भी ऐड करता चलूँ कि जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उनकी जो थ्योरीज होंगी वो सारे की सारी मोस्टली तकरीबन 90% वो क्या होंगी, यूरोसेंट्रिक होंगी, अपने रीजन से, अपने लोगों से मुतालिक ही होंगी। उन्हें आप यूनिवर्सल फिलोसफी नहीं कह सकते। इवन कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है स्टेटलेस सोसाइटी का, तो वो भी आपको यूरोसेंट्रिक ही नज़र आएगा। वो उसके अंदर भी अफ्रीकन या एशियंस या इंडियंस के बारे में जो है वो आपको इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी जितनी यूरोप के लोगों के बारे में नज़र आएगी। इसी तरह से प्लेटो हो या आपका अरिस्टोटल हो, तो इनकी जो फ़िलोसफीज़ नज़र आएंगी उसके अंदर भी ज़्यादातर जो है आपको यूरोसेंट्रलिज्म जो है वो नज़र आएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। प्लेटो की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो तो यकीनन क्लियर होगा, उसके वीडियो के अंदर हमने उसे जो है वो डिफाइन किया हुआ था। प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था? प्लेटो मुकम्मल तौर पर ये समझते थे कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बुनियाद बनती है करप्शन और नेपोटिज्म का। तो इस वजह से वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि वो वहाँ पर प्रोहिबिट कर रहे थे। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ये कभी भी बुरी नहीं होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है। किस तरह से जी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है? ये मतलब 2 चीज़ें हैं अरिस्टोटल से मुताबिक। वो कहता है कि इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है तो क्यों गुजारता है? इंसान ज़िंदगी इस वजह से गुजारता है ताकि
वो अपनी फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, या अपनी फैमिली के जो अटैचमेंट है उसकी बेसिस के ऊपर इंसान ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करता है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, इंसान हमेशा सेल्फ रिकग्निशन चाहता है। इंसान हमेशा ये चाहता है कि मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, जिसे आमतौर पर आप फेम भी कहते हैं। रिकग्निशन किन चीज़ों से होती है? रिकग्निशन जी होती है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर। प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरह से? आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी जॉब हो गई, आपकी इनकम हो गई, आपकी क्लॉथिंग हो गई, इवन ये आपकी रिकग्निशन है। अरिस्टोटल कहता है कि इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है वो बेसिकली लाइफ से रिलेटेड जो सेटिस्फैक्शन है वो आपकी एक तो रिलेशन आपको देते हैं सेटिस्फैक्शन, नंबर 2 वो आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो आपको मिलती है प्राइवेट प्रॉपर्टी से। प्राइवेट प्रॉपर्टी ये बताती है कि एक इंसान ने ज़िंदगी के अंदर कितना काम किया है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इस वजह से ये कहता है कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका एक तो काम ये हो गया कि आपको मोटिवेट करेगी, दूसरा काम उसका ये हो गया कि आपकी रिकग्निशन बनती है, तीसरा उसका काम ये हो गया कि वो आपको सेटिस्फाई रखती है। अच्छा, चौथा काम क्या है? चौथा काम भी ये बताता है, ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, अगर समाज के अंदर एक क्यास या डिसऑर्डर पैदा हो रहा है तो जितने भी लोग हैं उनके पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उस क्यास या डिसऑर्डर को रोकेगा कौन? जाहिर है रोकेगा वही जिसके पास कुछ खोने के लिए हो। मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो क्यास हो, डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, उनका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके पास अटैचमेंट की ऐसी कोई वजह ही नहीं है। अच्छा, तो ये कहता है कि जब भी समाज के अंदर क्यास आएगा उसे रोकेंगे वो लोग जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। वो क्यों रोकेंगे? वो सिस्टम के अंदर सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है उसे इस वजह से रोकेंगे क्योंकि वो अपनी बेसिकली स्टेबिलिटी को बचा रहे होंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो है वो प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे? बचा रहे होंगे। तो इस वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना जो है वो इंतहाई क्या है? ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि प्लेटो ने जो है वो प्रोडक्शन और प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो फ़र्क है या उसके दरमियान जो किस तरह से बैलेंस होना चाहिए उसे वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या उसे ठीक से वो समझा नहीं पाए प्लेटो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। ये एक को ये कहता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होती है जो लिविंग होती है, दूसरी वो होती है जो नॉन लिविंग होती है। लिविंग कौन सी? मिसाल के तौर पर जिसे एनिमेट कहता है, जिसके अंदर स्लेव आता है। ये कहता है कि स्लेव ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी होती थी। एनिमल, घोड़े हो गए, आपके ऊँट हो गए, आपकी बकरियाँ हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी है जी। नॉन लिविंग वो है जिसे इनएनिमेट कहता है, जिसके अंदर पैसा भी है, जिसके अंदर जो वो आपकी क्या है? ज़मीन भी है, आपका घर भी है। अच्छा, ये दो तरह की आपकी ये क्या कहता है? प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस वजह से भी सपोर्ट कर रहा है कि ये बज़ाते खुद एक रॉयल फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ था और इसकी फैमिली के अंदर जो है वो स्लेव्स भी थे इसके अपने, इसके पास जानवर भी थे, इसके पास ज़मीन भी थी, सब कुछ था। तो इस वजह से ज़ाहिर है एक आदमी का एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ बड़ा ही अच्छा और शानदार गुजरा है, तो वो उसे जस्टिफाई ही करेगा। प्लेटो के पास एज सच कोई भी प्रॉपर्टी आपको नज़र नहीं आती, तो इस वजह से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बुरा समझता है। अच्छा, अब ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके कुछ मॉडल ये पेश करता है, तकरीबन 4 मॉडल देता है ये, और कहता है कि 3 मॉडल आपके बुरे हैं, सिर्फ एक मॉडल ही अच्छा है। एक मॉडल क्या है जी? पहले वाला मॉडल ये है कि इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज़। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो इस टाइम ख़ास तौर पर जो दुनिया के अंदर जो राइज है वो आपका बेसिकली यही मॉडल जो है वो राइज है, जो अरिस्टोटल के मुताबिक सबसे बुरा है कि हर चीज़ के ऊपर आपकी इंडिविजुअल ओनरशिप हो और उसका इस्तेमाल भी एक आदमी करे। ये कहता है कि ये मोस्ट डेंजरस है। क्यों?
डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक भी मैं हूँ, उसके अंदर कोई भी दूसरी क्या है, कोई आदमी उसे यूज़ नहीं कर सकता, कोई आदमी उसके अंदर पार्टनर नहीं है। अब मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस अपनी दौलत को क्या कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूं, उसे इन्हांस कर सकूं। अब जब मुझे ये एक मेरा एक मोटो है, एक मेरा जो है ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए ज़ाहिर है मैं करप्शन करूंगा, गलत काम करूंगा। अब इससे क्या होगा, मेरी दौलत तो बढ़ेगी, लेकिन उससे एक नया यानी कि फितना ये पैदा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि एक ग्रुप आपका गरीब जो होगा वो दिन ब दिन गरीब होता जाएगा, अमीर जो होगा वह दिन ब दिन आपका अमीर होता जाएगा। तो उनके दरमियान, अपर और लोअर क्लास के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्हें जो है वो कॉल मार्क्स हैव्स नॉट कहता है, जो हैव्स नॉट हैं वो आपके खिलाफ क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, आपके खिलाफ वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ये मॉडल कहता है बहुत ही बुरा मॉडल है। आगे चलकर ये कहता है कि एक दूसरा मॉडल ये है कि कॉमन ओनरशिप हो, सब सारे के सारे हर चीज़ के मालिक हों, लेकिन उसका इंडिविजुअल यूज़ हो, यूज़ उसे कोई भी एक करे। ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है, प्रैक्टिकल यानी कि ये मॉडल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, कहता है कि इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो पानी का एक क्या है कुआं है, और पानी का कुआं जो है वो पूरी समाज का ही उसके ऊपर ओनरशिप है, और वहाँ पर एक आदमी कहता है कि इसे इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ज़ाहिर है ओनर तो सारे हैं, तो एक आदमी कैसे इस्तेमाल करेगा उसे। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कहता है कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, यहाँ पर लोगों के दरमियान डिवीजन पैदा होगी, और ये डिवीजन क्या करेगी, जो आपकी समाज की जो बेसिक फैब्रिक है, जो आपकी समाज की बेसिक जो फैक्टर हैं, हार्मनी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी आपकी फिर ख़त्म होगी, क्योंकि इंडिविजुअल क्लेश वहाँ पर जन्म लेगा। आगे चलकर कहता है कि दूसरा मॉडल ये है कि उस कुएं के क्या हो, उस कुएं के सारे ओनर हों, उस कुएं को सभी यूज़ करें। एक मॉडल ये भी है, जो आपका क्या मॉडल है, जो आपका कम्युनिज्म का मॉडल है कि कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज़। अब इससे क्या होगा, इससे कहता है कि जो कॉमन ओनरशिप जो होती है उसका मतलब ये होता है कि वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे शहरों के अंदर सड़कें होती हैं, तो वो सड़कें क्या होती हैं, वो इसी मॉडल के ऊपर बनी होती हैं, वो कॉमन ओनरशिप होती है, उसके अंदर कॉमन यूज़ होता है। अब वो जो कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ होता है, तो जब सड़क टूटती है तो क्या हम उसे सीधा करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ मैं थोड़ी जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, तो ये सभी का है, तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है। अब रियासत जब उसे अपनी प्रायोरिटी से फुर्सत मिलती है तभी वो जाकर ठीक करती है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आपका क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जी बेस्ट प्रैक्टिकल है क्या, बेस्ट प्रैक्टिकल ये कहता है एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप हो और कॉमन यूज़ हो, यानी कि वो कुआं है तो मेरा, लेकिन मैं उसे क्या कर दूं, मैं उसे आज़ाद छोड़ दूं कि ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोर्ट जो है ये कहता है कि ये मॉडल जो है वो बड़ा ही शानदार मॉडल है। क्यों मॉडल अच्छा है, क्योंकि एक तो एक आदमी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जब एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उसकी केयर टेकिंग भी ज़्यादा होगी, उसकी जो है वो जो प्रोडक्शन है वो भी क्या बढ़ेगी, आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। अब एक आदमी उसके पास ओनरशिप का लेवल है तो वो क्या करेगा, काम भी ज़्यादा करेगा। अब वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगी। तो इस तरह से ये आदमी जो है ये आपकी जो है वो जिसके पास जो है वो आपकी क्या ओनरशिप भी होगी और सारी चीज़ें करेगा, लेकिन वो फ़ायदे सभी के लिए होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी जो है वो क्या करेगा, उसका दिल भी बड़ा होता जाएगा और वो चैरिटी भी करता जाएगा। तो इस तरह से यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो आपका जेलसी का एलिमेंट है वो क्या होगा, वो भी कहता है कम होगा। आगे चलकर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आपने जो दौलत कमानी है, जो पैसा कमाना है, वो किस तरह से कमाना है।
सबसे पहली बात तो आपको ये बताता चलूँ कि अरिस्टोटल कहता है कि जो आपका बेस्ट मॉडल है टू अर्न मनी, दैट इज़ एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर है कि आप ज़मीन के थ्रू, आप काश्तकारी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? कहता है कि उससे एक तो ये होगा कि आपका पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें से जो है वो लोगों की जो फूड ज़रूरियात हैं वो भी आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू कहता है कि दूसरा जो आपका मॉडल है टू अर्न मनी, जो बेस्ट मॉडल है, दैट इज़ ट्रेड। वो ट्रेड है, आपका बिजनेस है जी। बिजनेस क्यों है? कहता है बिजनेस इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान के अंदर टमाटर होता है और पाकिस्तान में टमाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो वो ट्रेडर ही है जो लोगों की ज़रूरियात क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। यानी कि ज़ाहिर है अगर हरियाणा के अंदर एक आदमी टमाटर काश्त कर रहा है तो उस को वो आदमी जो है वो लाहौर या कराची तक पहुंचा तो नहीं रहा ना, वो पहुंचा कौन रहा है? वो ट्रेडर पहुंचा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास जो है वो मैंगो तैयार हो रहे हैं, तो वो जो जिसका मैंगो फार्म है वो तो उस मैंगो को लेकर न्यूयॉर्क या वो लंदन तो नहीं जा रहा ना, वो जा रहा है जो आपका क्या है, ट्रेडर है। तो इस वजह से कहता है कि ये दो मॉडल आपके क्या हैं टू अर्न मनी, ये दोनों ही आपके बेस्ट हैं। एक तो आप एग्रीकल्चर करें, फार्मिंग करें, नंबर टू आप ट्रेडिंग करें। तो ये दो मॉडल हैं। बुरे कौन से हैं जी? बुरा कहता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप इंटरेस्ट लेते हैं ये अननेचुरल है। इंटरेस्ट को वो बड़ी ही यानी कि तनकीद करता है कि आप पैसे के ऊपर प्रॉफिट ना लें आप, यानी कि जो आजकल हमारे समाज के अंदर हो रहा है। तो ये कहता है कि इंटरेस्ट जो है ये बहुत ही बुरा मॉडल है आपका। फिर ये भी कहता है कि आप जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड की भी ये फेवर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ आप ट्रेड कर दें, आप जो है वो एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर दें जहाँ के ट्रेडर्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा हो जाएं। फॉर एग्जांपल कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब ट्रेडिंग होती है, तो उस ट्रेडिंग के अंदर भी हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो सारी उन ट्रेडर्स को कीनली वॉच कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं? वो इस वजह से कर रही होती हैं कि वो ट्रेडर कहीं ऐसा ना हो कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर वो शामिल हो जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेकर जाए, ऐसा ना हो कि वो आपका जो है वो किसी किस्म की आपकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम पैदा करें। तो इस वजह से ये कहता है कि इंटर स्टेट ट्रेड जो है ये ना होना चाहिए। एक तो ये। अच्छा, आजकल तो हमारे पास जो है वो सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है, तब ये भी था कि ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रेडर होते हैं, पहले जो ट्रेडिंग होती थी उसमें ये होता था कि एक आदमी अपनी प्रोडक्ट लेकर फॉर एग्जांपल वो सीरिया चला गया और सीरिया के अंदर उसने मार्केट लगाई। मार्केट के अंदर वो आदमी जो है वो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ तक भी वो मार्केट उसकी चलती थी। जब तक उसकी प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होती थी, सेल नहीं होती थी, तब तक वो आदमी उस मार्केट के अंदर रहता था। तो कहता है कि जब आप इंटर ट्रेड करते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड जब करते हैं, तो ट्रेडर का तादाद या ट्रेडर का पॉपुलेशन, उसकी जो नंबर है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि ट्रेडर वहाँ पर आया, उसने वहाँ की नेटिव किसी खातून के साथ शादी कर दी, तो वहाँ पर क्या हो गई, आपकी जो आने वाली जो नस्ल होगी वो क्या होगी, वो हाइब्रिड होगी। तो इस वजह से भी ये क्या करता है, ये उसे पसंद नहीं करता। अच्छा, फिर कहता है कि ये दौलत जो होनी चाहिए वो आपके पास इतनी होनी चाहिए जितनी आपके इस्तेमाल में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी या अपनी हिफाजत के लिए आप बहुत बड़ा हथौड़ा एक बनाते हैं और इतना मोटा बना देते हैं कि टाइम आने के ऊपर आप उसे उठा ही नहीं सकते। तो इस वजह से कहता है कि जो आपकी वेल्थ है वो ऐसे ही है कि इतनी होनी चाहिए कि जितनी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। अच्छा जी, दूसरी इसकी फाइनल मेरे ख्याल में ये आखिरी इसकी थ्योरी है जिसे आप थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो एक तो आप ये जहन में रखें कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है रिवोल्यूशन से मुताबिक वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का रिवोल्यूशन आप किसे कहते हैं? रिवोल्यूशन की हम डेफिनेशन प्रॉपर्ली इस तरह से करते हैं कि जो आपकी ड्रास्टिक चेंज होती है आपकी रियासत या सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ये नहीं होती कि आप लोगों को मारें, आप लोगों की गर्दनें उड़ाएं, खून बहाएं, ये इनकलाब हो गया। रिवोल्यूशन से मुराद ये होती है कि आप
जो ड्रास्टिक चेंज हैं, जो मेजर चेंजेस हैं, वो आपके हैं। मिसाल के तौर पर आप जब हम जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ते हैं इंग्लैंड का, तो उसके अंदर तो ना किसी किस्म का ब्लड बहा है, ना किसी किस्म की गोली चली है, वो फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं, रेवोल्यूशन कह रहे हैं। एग्रीकल्चर जो आपका रेवोल्यूशन है, या आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, तो उनके अंदर तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ, तो फिर भी आप उसे क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कह रहे हैं। तो रेवोल्यूशन से मुराद है कि आपकी ड्रास्टिक चेंजेस इन द सोसाइटी, ड्रास्टिक चेंजेस इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा नेरो है। नेरो से मुराद ये है कि वो हर छोटी से छोटी माइन्यूट चेंजेस को भी वो क्या कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। यानी कि वो चेंज अगर आपकी बड़ी है फिर भी रेवोल्यूशन है, चेंज अगर आपकी छोटी है तो फिर भी वो कहता है कि ये रेवोल्यूशन है। वो चेंज अगर आपकी टोटल है फिर भी रिवोल्यूशन है, चेंज अगर आपकी पार्शल है फिर भी कहता है ये रिवोल्यूशन है। अच्छा जी, मेसी ने जो है वो इसकी जो है वो 8-9 जो है वो वजह बताई हैं। मेसी ने अरिस्टोटल को क्या किया है, डिस्क्राइब किया। ये अरिस्टोटल नहीं कह रहा, ये बेसिकली मेसी कह रहा है। मेसी कहता है कि अरिस्टोटल के मुताबिक जो आपकी रिवोल्यूशन है उसकी काजेज क्या हैं। मेसी कहता है कि पहली जो आपकी काज है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेस से मुराद ये हो सकती है कि आपकी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये कहा था कि अरिस्टोटल कहता है कि आपकी जो रियासत है, आपकी जो स्टेट है, वो क्या है, डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेट कभी भी यूनिफॉर्मिटी के अंदर नहीं जाती। जब आप डाइवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो तमाम जो आपकी इथनिसिटीज़ हैं, उन तमाम इथनिसिटीज़ को बेस्ड ऑन द मेरिट, उन तमाम को आप क्या करें, स्टेट के अफेयर के अंदर जो है वो आप पार्टिसिपेट करने का मौका दें, पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दें। ऐसा ना हो कि आपके पास अगर 5 इथनिक ग्रुप रहते हैं और उन 5 इथनिक ग्रुप के अंदर आपकी रियासत के ऊपर जो डोमिनेंस हो वो किसी भी एक इथनिक ग्रुप की हो, तो यहाँ पर से क्या होगा, जो आपकी जो डिस्क्रिमिनेटेड जो इथनिसिटीज़ हैं वो रियासत आहिस्ता आहिस्ता उनकी रियासत के ख़िलाफ़ जो अटैचमेंट है, रियासत के साथ जो अटैचमेंट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इथनिक वार या आपकी सिविल वार का एक कन्वर्जन होगा और फिर जाकर स्टेट जो है वो आपकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो आपकी जो स्टेट की जो ऑफिसेज हैं या स्टेट का जो अफेयर्स हैं, उनके अंदर आपकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन तमाम की जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वो इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर जो है वो कोटा सिस्टम लॉन्च कर दें, लेकिन ये कह रहा है कि वहाँ पर मेरिट होना चाहिए। मेरिट के बेसिस के ऊपर आप क्या करें, उन्हें इक्वल चांस दें। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये तो हर जगह पर होता है। जहाँ पर आप अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं तो बाकी जो आपके इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो वहाँ पर क्या करते हैं, उनके दरमियान एक जो है वो अनरेस्ट पैदा होता है और आगे चलकर एक इंस्टीट्यूशनल वार आपकी हो सकती है। इनजस्टिस, जस्टिस के बगैर आप कोई भी समाज खड़ा नहीं कर सकते, जिस तरह से मौला अली ने भी कहा। केयरलेस रिक्रूटमेंट, यानी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर आप मेरिट करें, उसके अंदर आप ऐसा ना हो कि आप नेपोटिज्म करें, या ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा आदमी जिसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो किसी दूसरी फील्ड में है, आपने उसे उठाकर, फॉर एग्जांपल एक अगर डॉक्टर है तो उसे उठाकर आपने जो है वो आर्मी के अंदर रिक्रूट कर दिया, तो ये आपकी केयरलेस रिक्रूटमेंट हो जाएगी। या एक ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट तो है वो टेक्नोलॉजी का है लेकिन आपने उसे उठाकर फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया, तो ये आपकी केयरलेस रिक्रूटमेंट हो जाएगी। अनवांटेड एक्सपेंडिचर, कि आप जो है वो ज़्यादा अखराजात ना करें। ज़्यादा अखराजात जब आपकी सरकार करती है तो सरकार वो ज़ाहिर है कहाँ से पैसा लेगी, सरकार वो लेगी टैक्सेस के ऊपर, और टैक्सेस कौन देगा, एक आम आदमी देगा। तो ज़ाहिर है आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उसका क्या था, उसका जो बेसिक काज था वो हैवी टैक्सेस ही थी। तो हैवी टैक्सेस जो है वो लोगों के ऊपर जब आप अनवांटेड टैक्स जब लगाते हैं तो वहाँ पर लोग जो हैं वो एक टाइम के बाद रिटेलिएशन करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से वो भी आप क्या हो सकती है, एक रेवोल्यूशन की एक मेन काज हो सकती है। जेलियसी,
ये आपके इदारों के दरमियान भी हो सकती है, जेलिसी जो है वो आपके इथनिक ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकती है, जेलिसी जो है वो आपके इकोनॉमिक क्लासेस के दरमियान भी हो सकती है। तो कहता है कि हर तरह की जो जेलिसी है वो स्टेट के फेवर में नहीं होती, वो स्टेट के अगेंस्ट में होती है। कभी कभी कहता है जो स्टेट जो होती है या आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो माइनर चेंजेस को क्या कर रही होती है, इग्नोर कर रही होती है, नेगलेक्ट कर रही होती है। तो माइनर चेंजेस को जब आप नेगलेक्ट करते हैं तो वो आगे चलकर एक मेजर चेंज बनकर सामने आती है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल कि इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो क्लेश है, इसे आप चाहे छोटा क्लेश ही क्यों ना हो मज़हब की बुनियाद के ऊपर, उसे आप सरकार क्या करती है, भाई ठीक है एक इंडिविजुअल एक एक्ट है, उस इंडिविजुअल एक्ट के बेसिस के ऊपर ना प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करती है ना आपकी इस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो आप एक आदमी ने फॉर एग्जांपल एक आदमी ने मस्जिद की बेहरमती कर दी या मंदिर की बेहरमती कर दी, आपने उसे अरेस्ट किया, 3-4 हफ्ते के बाद उसे आपने छोड़ दिया। तो ये एक क्या है, इसे जब आप नेगलेक्ट करते हैं तो ये दिखने में तो आपको लगता है कि ये एक माइनर एक काम है, एक इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, ये रिलीजियस रियॉट के अंदर क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा और फिर आपका वहाँ पर किस तरह से ये जो आपकी जो सेंट्रल की या आपकी जो स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसकी जो है वो सॉवरेंटी के ऊपर एक चैलेंज बन जाएगा। नंबर 1 ये तो हो गया इंडिया से रिलेटेड। पाकिस्तान से रिलेटेड अगर हम इसे एग्जांपल लेना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर हमने क्या किया, बलोचों की जितनी भी उनकी जो खदशात हैं, बलोचों के जितने भी काम हैं, उन तमाम को आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई ठीक है, आपने उसे ये एक फ़लाँ बुगटी कबीले का ये काम है या ये एक सिर्फ मरी कबीले का काम है या एक फ़लाँ कबीले का काम है, तो आपने उसे क्या किया, आपने बहुत ही लाइटली लिया उसे, आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ टाइम के बाद आप भूल गए, इग्नोर कर दिया। आगे चलकर वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए या पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो अरिस्टोटल कहता है कि इस तरह के जो आपके छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस को कभी भी रियासत क्या करे, नेगलेक्ट ना करे। ठीक हो गया। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान दोनों का एक मुश्तरका एक इशू ये भी है कि हमारे पास रेप के केसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो उन रेपिस्ट को उसका जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं कर रही कि भाई ठीक है एक आदमी ने रेप कर दिया, आपने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया, उसे आपने 5 साल 10 साल 15 साल जेल आपने जो है वो दे दिया। लेकिन वो एक आपकी इंडिया पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर रेप के केसेस इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ क्यों रहे हैं? उसका जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है? हुकूमतें, दोनों जो हुकूमतें हैं वो इसके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रही जितनी इन दोनों हुकूमतों को करनी चाहिए थी। फिर कहता है कि मैसी कहता है कि एक काज आपका रिवोल्यूशन का ये हो सकता है कि जब आप आउटसाइडर को ज़्यादा अपनी सरजमीन के ऊपर लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक इशू हुआ है कि अफ़गानियों को आपने 90s के अंदर जो है वो पनाहगीर कैंप्स बना कर दे दिए। अफ़गानी जब यहाँ पर आए तो अफ़गानियों ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की, उन्होंने मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो है वो डोमिसाइल्स बनवाए, आपका सिटीज़नशिप ले ली। सिटीज़नशिप लेने के बाद वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए कि वो जो है उससे इस टाइम जो आपकी नेटिव जो सिंधी पॉपुलेशन है वो क्या है, इनसिक्योर है। तो इस वजह से आप देखें कि सिंधी पश्तो का जो क्लेश है वो आपको एक नज़र आएगा कि ये हो रहा है। अच्छा, श्रीलंका से आपने माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आए तो वो जो माइग्रेटेंट हैं जो आपकी आ गए वहाँ पर इमिग्रेंट्स जो करके आ गए, वो जो लोग हैं ये एक टाइम के बाद रियासत के लिए क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बांग्लादेश के अंदर आपकी बर्मी वहाँ पर आए तो एक टाइम के बाद बांग्लादेश के लिए वो प्रॉब्लम कर देंगे। सीरिया के लोग तुर्की के अंदर चले गए तो एक टाइम के बाद वहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपका मैक्सिको के साथ जो दीवार खड़ी की तो वो क्यों कर रहा था, वो इसी वजह से कर रहा था कि वहाँ से लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आते थे, जो नेटिव लोग थे उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो अरिस्टोटल का भी यही मानना है कि आउटसाइडर को जो है वो एक लिमिट के अंदर आप रखें, उससे ज़्यादा जब होगा तो जो नेटिव लोग हैं वो आपके लिए क्या करेंगे, रिवोल्ट का एक बन सकते हैं। अच्छा जी,
आगे कहता है कि मेसी के बकौल के जो आपकी डेमोक्रेसी के अंदर जब डेमोगॉग्स ज़्यादा हो जाते हैं तो एक आपका क्या होते हैं ये एक ऐसा वक्त होता है या एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है। अब डेमोगॉग्स क्या होता है, डेमोगॉग्स के ऊपर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे किसी अलग से वीडियो के अंदर कि डेमोगॉग के क्या क्या साइन होती हैं और डेमोगॉग किस तरह से काम करता है। बेसिकली आपका पॉलिटिशियन ही होता है, लेकिन उसके किस तरह से वो हरकतें करता है, वो किस तरह से आपके लिए नुकसान पैदा करता है। अच्छा, फिर वो कहता है कि इन तमाम चेंजेस को हम किस तरह से रोक सकते हैं, इन तमाम को हम जो है वो किस तरह से जो है वो कौन से मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि भाई आप कोई भी रेडिकल चेंज ना करें, आप जो है वो ऑल ऑफ सडन चेंज ना करें। सडन हमेशा चेंज जो होनी चाहिए वो आपकी बिलो बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, एक डॉर्मेंट तरीके के साथ होनी चाहिए। अच्छा, मेजर चेंजेस ना लेकर आएँ। अब सबसे पहले कहता है कि लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ ओबीडेंस ऑफ लॉ डेवलप करें। ये कैसे होगा? ये ज़ाहिर है तब होगा जब लोग आपकी स्टेट से क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। और लोग कैसे सेटिस्फाइड होंगे? लोगों की जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी, लोगों को जब जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड आप अच्छा करेंगे तो फिर लोग क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। जब लोग सेटिस्फाई होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रियासत के लॉ को मानेंगे। जब वो सेटिस्फाइड नहीं आए तो आगे चलकर एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम के अंदर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे ही नहीं, आपके लॉ को मानेंगे ही नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, कहता है कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जो है ना चेंज ना करें। ये मैंने आपको पहले ही बताया, सडन चेंज ना लेकर आए आप। एक्सेसिव अथॉरिटी शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीवन। कभी भी एक आदमी या एक इदारे को हद से ज़्यादा आप अथॉरिटी ना दें। वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए। ऑफिसेस का जो आप जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे आप ट्रांसपेरेंट करें। जो आपकी पब्लिक जो क्या कहते हैं कि फाइनेंस है उसका कंट्रोल भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। और उसकी स्क्रूटनी जो होनी चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए। यानी कि आप कहाँ पर जो है वो अपनी बजट किस तरह से आप बनाते हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ उसे खर्च करते हैं, तो वो एक ओपन होनी चाहिए तमाम। आउटसाइडर को अवॉइड करें आप। ठीक हो गया जी। गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ हो गई जो पहले वाली चीज़ है। तो अब हम आ जाते हैं कि इन दोनों के अंदर आया कि कोई इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या क्या थी। पहले ही तो सिमिलरिटी दोनों के दरमियान एक ये है कि दोनों इस बात के ऊपर एग्री हैं कि ग्रीक के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई है वो इस वजह से आई है कि वहाँ पर मॉरल अनार्की है, यानी कि उनके अंदर इमोरल चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, तो इसकी वजह से ग्रीक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है। और ये फैक्ट है कि दुनिया के अंदर चाहे जितनी भी ख़ास तौर पर डेवलपिंग जो डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर जितनी आप इमोरल एक्टिविटीज़ करेंगे उतना आपके सिस्टम के ऊपर वो क्या होगा, सिस्टम के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दोनों का ये मानना है, दोनों का ये बिलीव है कि ये जितनी भी आपकी बुराइयां हैं या जितनी भी आपकी इनस्टेबिलिटी है इसे आप ठीक किस तरह से कर सकते हैं। इन्हें आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के थ्रू। दोनों ये कहते हैं कि स्टेट के अंदर, यानी कि स्टेट की अगर आप स्टेट की जो टेरिटरी है उसकी साइज़ अगर मॉडरेट है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो फिर आप लोगों की जो हालात ज़िंदगी हैं या लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे आप बेहतर कर सकते हैं। लिमिटेड सिटीज़नशिप, चूज इन वन को आप क्या करें, सिटीज़नशिप दें। हर आदमी अरे गरे को आप सिटीज़नशिप ना दें। अच्छा, उसके बाद दोनों का ये मानना है कि आपकी जो मैनुअल वर्क है वो तमाम के तमाम, यानी कि आपका जो लेबर वर्क है वो सारे का सारा कौन लोग करें, वो आपके स्लेव्स करें या वो लोग करें जो आपके सिटीज़न नहीं है। ज़ाहिर है जो नॉन सिटीज़न होंगे वो आपके क्या होंगे, प्रिजनर ऑफ वार ही होंगे, तो इस वजह से वो भी स्लेव ही हुआ। तो स्लेव्स जो हैं उनके थ्रू आपके मैनुअल वर्क होने चाहिए। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि अरिस्टोटल जो है ये, हालांकि प्लेटो का बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि अरिस्टोटल जो है वो मुकम्मल तौर पर प्लेटो के लॉ के सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। जब ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से ऑलमोस्ट आपको अल्फाजों के अलावा थीम आपको दोनों का सेम ही नज़र आएगा।
दोनों का यानी कि ये है कि स्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम को आप मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर आप ठीक कर सकते हैं, यानी कि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस के ऊपर दोनों स्टेट के प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। दोनों का अगेन वही है कि दोनों के जो पॉलिटिकल थॉट हैं वो बेसिकली इथिकल हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो बाकी कोई चीज़ मोरालिटी होगी, इथिक्स होगा, विर्चू होगी, ये दोनों जो है वो इनके अंदर जो है वो आपको दोनों में सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। अब आते हैं कि इन दोनों के दरमियान आया कि कोई डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। यकीनन दोनों में बहुत सारे डिसिमिलरिटीज़ हैं। प्लेटो जो है उसे हम आइडलिस्ट भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेगमेटिस्ट कहते हैं या रियलिस्ट भी कहते हैं इसे हम। ये बेसिकली हर चीज़ के अंदर मैथमेटिक्स जो इसकी एकेडमी थी उसके बाहर भी ये लिखा हुआ था कि जिसे मैथमेटिक्स नहीं आती वो अंदर आने की ज़रूरत ही ना करे। ये बायोलॉजिस्ट था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसका फादर क्योंकि फिजिशियन था तो इस वजह से इसका बायोलॉजी के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी थी। ये हमेशा ये देखता था कि हर चीज़ जो है वो क्या है, आपकी यूनिवर्स स्टैटिक है। ये कहता है कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपकी जो है वो हमेशा एक इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर है, ग्रोविंग प्रोसेस के अंदर है, डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर है। ये प्लेटो साहब जो है ये हिस्ट्री को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, जबकि ये इसकी जो 158 कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने कंपेयर किया वो बेसिकली बेस्ड ही थे हिस्टोरिकल नॉलेज के ऊपर। प्लेटो का जो वर्क है उसके अंदर आपको जो है वो पोएटिक फॉर्म ज़्यादा नज़र आएगा। अरिस्टोटल का वर्ड जो है उसके अंदर प्रोज का फॉर्म आपको ज़्यादा नज़र आएगा, यानी कि एक नज़म की फॉर्म के अंदर लिख रहा है, दूसरा आपको नसरी फॉर्म के अंदर नज़र आएगा। प्लेटो का जो प्लेटोनिक जो स्टेट है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है, बेसिकली वो थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ बनाई गई है, जबकि अरिस्टोटल की जो स्टेट जो है वो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है बेसिकली दोनों के दरमियान। प्लेटो साहब ये चाहते हैं कि आपकी चेंज जो होनी चाहिए वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अगर आप फिलोसोफर किंग बनाएंगे तो फिलोसोफर किंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएगा उसे, वो फिर आपकी चेंज होगी। अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अरिस्टोटल कहता है कि चेंज हमेशा आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इस्लाम का जो वर्जन है वो क्या है, इस्लाम भी हमेशा यही चाहता है कि आपकी चेंज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। रियासत आपकी ठीक होगी तो फिर एक आम आदमी है वो आपका ठीक हो सकता है। काजी अगर आपका ठीक होगा तो फिर आप इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम का भी यही है। अच्छा जी, अब ये अरिस्टोक्रेटिक है, मिस्टिक है, रेडिकल है, प्यूरिटन है। अब ये क्यों है, ये जब प्लेटो का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने जिक्र की हुई हैं। ये आपको नज़र आएगा कि एक फादर भी है, एक हस्बैंड भी है, इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकली ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो बहुत सारी इनके अंदर जो है वो ये सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पर ये कहता है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स है, यानी कि जो आपका किंग है उसकी जो प्राइम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी नॉलेज है। ये कहता है कि नॉलेज जो है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहता है कि आपकी रीजनिंग, जिसे ये कलेक्टिव विजडम का नाम दे रहा है, यानी कि लॉ का जिसे नाम दे रहा है, वो भी होना चाहिए। ये ज़्यादातर आपका क्लोज टू कम्युनिज्म है, ये क्लोज टू कैपिटलिज्म है। ये आगे चलकर जब हम कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों आपके जो थिंकर हैं, इनसे किस तरह से वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। अच्छा, अब ये इसका जो है वो आप कंक्लूजन ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि वेस्टर्न जो आपकी फ़िलोसफी है वो, पहले मैंने आपको कहा था कि वो इधर प्लाटोनिक है और एंटी प्लाटोनिक है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि हर आदमी जो है वो या क्या होता है, प्लाटोनिस्ट होता है, या वो क्या होता है, अरिस्टोटेलियन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, बारकर ये कहता है कि अरिस्टोटल्स मैथोलॉजी इज साइंटिफिक, हिज वर्क इज सिस्टमैटिक, हिज राइटिंग्स आर एनालिटिकल। तो यहाँ पर अपना आप जो है वो एंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन, कोई करेक्शन, कोई सजेशन है, तो आप जो है वो विदाउट एनी काइंड ऑफ परप्लेक्शन आप जो है वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पैशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।